कक्षा 12th का बॉटनी का वनस्पति विज्ञान का चैप्टर है ये वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पादप के विभिन्न वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में परित्याग होना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहलाता है। वापस सुनिए, पौधे के विभिन्न बाह्य भागों से जल का वाष्प के रूप में परित्याग होना या उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं। बाह्य भाग जो है वो तना, स्टेम है, लीव्स है और फ्लावर वगैरह होते हैं, लेकिन रूट से नहीं होता, बाकी सभी से होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। इसी के आधार पर तो 3 प्रकार होते हैं इसके। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। मुख्य रूप से यही पौधों के अंदर होता है, जो पत्तियों में, विशेष करके पत्तियों में ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर या दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। उन रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में परित्याग करता रहता है, निकलता रहता है, वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो टोटल पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है उसका 50% से 97% तक केवल इसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा ही होता है, जो मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर वाष्पोत्सर्जन जो है वो अधिचर्मीय, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अधिचर्म क्या होती है, जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक परत होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। मरुस्थलीय पादप जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मोटी होती है। तो ये मोटी परत जो क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल कहलाती है, अधिचर्म कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो अधिचर्मी इसी के नाम से अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये परत जो होती है क्यूटिन की बनी हुई है, वो वैसे तो अपारगम्य होती है, इम्परमेबल होती है, पानी इसके अंदर से वाष्प नहीं निकल सकती। लेकिन क्या होता है कि मरुस्थलीय पादपों में कई जगह पर टूटी हुई रहती है या कईयों में बिल्कुल पतली होती है, तो उनमें से कुछ पानी जल जो है वाष्प के रूप में निकलता रहता है। तो वो निकलता है, वो कहलाता है अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये केवल 3 से 10% तक होता है। टोटल जो ट्रांसपायरेशन होता है उसका 3 से 10% के द्वारा होता है। तीसरा नंबर जो है वो वातरंध्रीय, लेंट्रिक्युलर वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्र क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय ये बनता है। तो जो पुराने काष्ठीय तने होते हैं या कुछ फ्रूट्स, फल होते हैं, उनके अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो परमानेंट खुले रहते हैं, बंद नहीं होते हैं, उनको कहते हैं वातरंध्र या लेंटिसेल। उन वातरंध्रों से भी वातावरण के अनुसार जल वाष्प के रूप में उठता है, तो वो कहलाता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वो केवल बहुत ही कम 0.1% इतना ही वाष्पोत्सर्जन होता है, बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन हो गया। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। नंबर 2 अधिचर्मीय या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नंबर 3 ये हो गया अपने वातरंध्रीय या लेंट्रिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो 3 प्रकार का ट्रांसपायरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन। सबसे महत्वपूर्ण ज्यादातर जो होता है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला नंबर जो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल। इसको देखने से पहले ये रंध्र जो है वो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को 11 में पढ़ रखा है पत्ती की संरचना क्या होती है। पत्ती की संरचना, आंतरिक संरचना पर देखें, इसका न्यूक्लियस काट के, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अधिचर्म एपिडर्मिस होती है। उसके ऊपर उपत्वचा भी होती है दोनों तरफ, जो अपर और लोअर कहलाती है। दोनों अधिचर्म या बाह्य त्वचा के बीच में यहाँ पर पर्ण मध्योतक उत्तक होते हैं। पर्ण मध्योतक, मेसोफिल टिश्यूज। ये पर्ण मध्योतक या मेसोफिल टिश्यूज जो है वो एक बीजपत्री में तो सब एक जैसे होते हैं, मोनोकोट्स में तो, लेकिन डाइकोट जो होते हैं द्विबीजपत्री, उनके अंदर 2 भागों में बांटे जाते हैं।
ऊपर की सतह की तरफ जो है वो खम्भ उत्तक पैलिसाइड टिश्यू कहलाते हैं, नीचे की तरफ जो होते हैं वो स्पंजी मृदुतक कहलाते हैं, यानी स्पंजी पैरेन्काइमा कहलाते हैं। तो इस तरह से पत्ती की संरचना में अपन देखें, दो ऊपर और नीचे जो अधिचर्म होती है या बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, इन दोनों ही एपिडर्मिस में कुछ रंध्र छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। अब ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। तो उन रंध्रों के द्वारा वाष्पोषण होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्प। उससे जल वाष्पित होकर उठता है तो रंध्रीय वाष्पोषण कहलाता है। तो इस पत्ती की संरचना में पत्ती की नीचे और दोनों पर, तो पत्ती की निचली सतह पर होंगे या ऊपरली सतह पर होंगे, तो अलग अलग तीन इसके आधार के ऊपर पत्तियों को तीन प्रकार में बांट दिया गया कि पत्तियां तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर होती है अधोरंध्रीय। अधोरंध्रीय अधोरंध्रीय यानी कि अधो का मतलब नीचे, जिसको हाइपोस्टोमेटिड्स कहते हैं। अधो का मतलब नीचे, यानी कि पत्ती की केवल निचली सतह के ऊपर रंध्र हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, अधोरंध्रीय या हाइपोस्टोमेटिड्स कहते हैं। तो ये अधोरंध्रीय यानी कि पत्ती की नीचे की सतह पर बहुत सारे, ज्यादातर पौधों में होता है जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है द्विबीजपत्री, उनकी पत्तियों में इस तरह के नीचे की तरफ ही ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं। इनमें जो है वो अपने सेव के प्रकार भी कहते हैं, एप्पल टाइप्स, ये एप्पल टाइप्स ही कहलाते हैं, क्योंकि एप्पल भी डाइकोट है और इस तरह से जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स होगी, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां, उनमें नीचे की सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं और उनसे वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा कहलाता है उभयरंध्रीय। उभयरंध्रीय उभयरंध्रीय का मतलब क्या है कि एम्फी स्टोमेटिड, तो दोनों सतह पर, ऊपर और निचली दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जरूरी नहीं लगभग, लेकिन लगभग बराबर होता है। तो दोनों सतहों पाए जाने, दोनों सतहों से जल वाष्प के रूप में उठता है, तो उभयरंध्रीय कहलाता है। तो ये यहाँ पर एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनको जई जो पौधा होता है ओट, उसका प्रकार भी कहते हैं, ओट प्रकार या जई प्रकार का भी कहलाता है, क्योंकि एक बीजपत्री जितने भी धान वगैरह होते हैं उनके अंदर उभय, गेहूं बाजरा मक्का जो है उनमें सब में यही पाया जाता है। तो एक बीजपत्री में उभयरंध्रीय होता है। तीसरा नंबर होता है अधिरंध्रीय। अधिरंध्रीय यानी एपिस्टोमेटिड, तो अधि का मतलब ऊपर की तरफ, पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर होता है। ऊपरी सतह पर किन पौधों में होता है, जो जल के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, उत्प्लावनता, जो तैरते रहते हैं, उनकी पत्तियां तैरती रहती है, उनके अंदर होती है। तो नीचे की सतह तो पानी की जो है, पानी की सतह को छुई रहेगी, ऊपर की सतह उनकी खुली रहती है, तो ऊपर की सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं और वहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार रंध्र के पाए जाने के आधार पर तीन प्रकार की पत्तियां हो गई, ये अधोरंध्रीय, उभयरंध्रीय और अधिरंध्रीय, तीन प्रकार की हो गई। अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि ये किससे हो रहा है, रंध्रों से, स्टोमेटा से। तो एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है, ये भी 11th में वैसे पढ़ा होता है, 11th के अंदर भी है कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर रंध्र या स्टोमेटा की संरचना क्या होती है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात, प्रत्येक रंध्र दो द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं गार्ड सेल्स, दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है। इस तरह से द्वार कोशिकाएं किस शेप की होती है, किडनी शेप की। इस तरह की दो द्वार कोशिकाएं, प्रत्येक द्वार कोशिका वृक्काकार या सेम के बीच के आकार की किडनी शेप्ड होती है, बाहर से उभरी हुई और अंदर से दबी हुई होती है। इस तरह की दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के पास में रहती है, तो बीच की जगह जो होती है वहां पर एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को स्टोमेटल छिद्र या स्टोमेटल एपर्चर कहते हैं, ये रंध्रीय छिद्र कहलाता है। तो ये इस तरह रंध्र, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स या जो द्वार कोशिकाएं हैं, इनकी क्या खासियत होती है कि ये अधिचर्म जो होती है उसकी कोशिका ही है। अधिचर्म कोशिका में किसी में स्टोमेटा ये में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, केवल इनमें। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक केंद्रक होता है, कोशिका सब होता है। मेन बात जो है इसके अंदर, इसकी संरचना में, इसकी अंतःभित्ति जो होती है, अंदर वाली भित्ति, ये भित्ति मोटी होती है और बाहर वाली भित्ति पतली होती है। ये यहाँ पर स्फीत होने पर
क्योंकि ये बंद होते हैं खुलते हैं, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि इसकी अंतःभित्ति दोनों ही द्वार कोशिकाओं की वो मोटी होती है, जबकि बाह्य भित्तियां दोनों की तरह की ही पतली होती है। इस तरह की इनकी संरचना होती है। इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती है अधिचर्मीय, जो बिल्कुल चारों तरफ लगी हुई रहती है, वो अधिचर्म की जैसे ही होती है संरचना में, लेकिन चारों तरफ होने के कारण जो है सब्सिडरी सेल्स कहलाती है या सहायक कोशिकाएं कहलाती है, वो सहायक कोशिकाएं। उसके बाद में अधिचर्म की दूसरी कोशिकाएं होती है। तो चारों तरफ एक परत बनी हुई रहती है कोशिकाओं की, इस परत को क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। इस तरह की एक परत बनी होगी, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, या ये सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ये इसके चारों तरफ होगी। इस तरह की संरचना रंध्र की होती है। रंध्र में ये रंध्र लगातार बंद या खुले नहीं रहते हैं, ये बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। ये ध्यान रखना विशेष रूप से, दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, रात्रि के समय रंध्र बंद रहते हैं। ठीक है, दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, और जब प्रकाश नहीं मिलता है तो रात में ये बंद रहते हैं। ये दोनों पास में आ जाती है, रंध्र बंद हो जाता है, दोनों भित्तियां। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि द्वार कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है इसका बंद होना खुला होना। द्वार कोशिकाएं अगर स्फीत अवस्था में है, स्फीत यानी कि जल ग्रहण करके और तनी हुई रहती है, उस समय ये खुली रहती है, रंध्र खुला रहता है। और जब द्वार कोशिकाएं स्फीत का मतलब टर्जिड होती है, उस समय ये क्या है कि खुले रहते हैं। जब ये फ्लैसिड हो जाती है, यानी स्लथ कोशिका बन जाती है, पिचक जाती है, उस समय द्वार कोशिका, उस समय रंध्र बंद रहता है। तो दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है यहाँ पर, रंध्र कब खुले और कब बंद होते हैं। ये रात्रि के समय रंध्र बंद रहते हैं, दिन के समय खुले रहते हैं। जब स्फीत होती है द्वार कोशिकाएं, उस समय रंध्र खुले रहते हैं, और जब दोनों द्वार कोशिकाएं स्लथ होती है, फ्लैसिड होती है, तो उस समय रंध्र बंद रहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज में अपन आते हैं कि ये रंध्र कैसे खुलते हैं बंद होते हैं, इनकी क्या फिजियोलॉजी है या इनका मैकेनिज्म क्या है। तो रंध्रों का बंद होना और खुलना ये कहलाता है रंध्र गति। रंध्रों का बंद होना और रंध्रों का खुलना क्या कहलाता है? रंध्र गति। तो रंध्र गति की क्रियाविधि, रंध्र गति की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल रेगुलेशन। तो रंध्र गति या मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, क्योंकि रंध्र गति कहते हैं या रंध्रों का खुलना बंद होना, तो रेगुलेशन भी कहलाता है। तो रंध्र गति की क्रियाविधि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर ये क्या चीज होती है? तो अभी अपन ने बताया दो चीज ध्यान रखनी विशेष रूप से, कि दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, रात के समय रंध्र बंद हो जाता है। दिन के समय ये जो द्वार कोशिकाएं वो स्फीत रहती है, जब स्फीत रहेगी तो रंध्र खुले रहेंगे, और द्वार कोशिकाएं स्लथ रहेगी, पिचकी हुई रहेगी, उस समय रंध्र बंद रहेंगे। अब वो कब स्फीत होता है, कब स्लथ होता है, वो यहाँ पर क्रियाविधि में अपन देखेंगे। दिन के समय क्या परिवर्तन होते हैं, रात के समय क्या नहीं होता है, स्फीत कब बनेगी कब नहीं बनेगी, ये इस क्रियाविधि के अंदर देखी जाती है। तो इस क्रियाविधि के अंदर तीन अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, तीन अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। सबसे पहला नंबर जो है, पहला नंबर मंड या मांड कहते हैं, मांड शर्करा परिवर्तन का सिद्धांत। मंड शर्करा परिवर्तन का सिद्धांत, जो एक वैज्ञानिक था, मंड शर्करा परिकल्पना कह सकते हैं, परिवर्तन जगह परिकल्पना। एक वैज्ञानिक था अपने जे.डी. सारे, उसने ये परिकल्पना बताई। जे.डी. सार ने, एक लॉयड नाम का वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले ये बताया कि जो द्वार कोशिकाएं होती है उनके अंदर मंड पाया जाता है। मंड यानी स्टार्च, मंड या मांड इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च। तो इसने लॉयड ने यह बताया कि द्वार कोशिकाओं में मंड या स्टार्च पाया जाता है। उसी को आधार में लेकर और जे.डी. मायरे वैज्ञानिक ने ये मांड शर्करा परिकल्पना प्रस्तुत की। मांड शर्करा परिकल्पना क्या है? इसके अनुसार
ये है कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है तो द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 काम में आ जाती है। जब CO2 काम में आ जाती है तो द्वार कोशिकाओं में क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम खत्म हो जाएगा, क्योंकि H2CO3 बनता वो उसके कारण वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्षारीय माध्यम बन जाता है और क्षारीय माध्यम होने से pH अधिक हो जाता है, pH वहां पर अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात इसके अंदर ध्यान रखनी मांड शर्करा परिकल्पना में कि लॉयड ने बताया कि कोशिकाओं में द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, मंड या शर्करा होती है। जेडी मायरे ने यह कहा कि दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने से CO2 प्रयुक्त हो जाती है। जब CO2 काम में आ जाती है तो द्वार कोशिकाओं में जो लवणीय पदार्थ उनकी सांद्रता ज्यादा हो जाती है, जैसे अपने क्षारीय लवण, तो pH अधिक हो जाता है। अधिक pH के ऊपर जो मांड है वो मांड चेंज हो जाता है शर्करा, कौन सी, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ग्लूकोज 1 फास्फेट में ये बदल जाता है। ठीक है, एक अपने जो ग्लूकोराइबोज नाम का एक राइलेज का नाम का एंजाइम होता है, उसके कारण ये वो सक्रिय हो जाता है pH ज्यादा होने पर, और इसे मांड से क्या बन जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाता है। तो दिन के समय ये बन जाता है। ये जल में विलय नहीं होता है, लेकिन ये जल में विलय होता है। तो द्वार कोशिकाओं में जो जल है उसके अंदर ये घुल जाएगा, घुलने से उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, यानी उसकी डीपीडी जो है वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि पानी की सांद्रता कम हो जाएगी। ये जब घुलेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने से क्या होगा, उसमें जल की मांग डीपीडी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी परासन सांद्रता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि दोनों द्वार कोशिकाएं अपने पास की सहायक कोशिकाओं से जल अवशोषित करती है, जल उनके अंदर पराश्रित होता है। जो जो पराश्रित होगा द्वार कोशिका फैलने लगेगी, फैलने लगने पर क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। जैसे स्फीत होगी तो अंदर वाली जो भित्ति होगी वो बाहर की, बाहर वाली भित्ति भी बाहर खींचेगी, अंदर वाली भित्ति भी बाहर की तरफ खींचेगी, तो दोनों भित्तियों के बीच में, अंदर वाले के बीच में गैप हो जाएगा, जगह हो जाएगी, तो रंध्र खुल जाते हैं, वो छिद्र बन जाता है, उससे रंध्र खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से मांड शर्करा परिकल्पना में ये चीज आ गई। सबसे पहले इसके अंदर ध्यान रखना है कि लॉयड ने कहा था कि मंड पाया जाता है। जेडी मायरे ने परिकल्पना बताई, इसके अंदर बताया कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के कारण CO2 प्रयुक्त हो जाती है, जिससे द्वार कोशिकाओं में pH बढ़ जाता है। pH बढ़ने के ऊपर जो मांड है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट पानी में घुलनशील होता है, मंड नहीं घुलता, स्टार्च नहीं घुलता, लेकिन ये घुलता है, पानी में घुल जाता है। तो द्वार कोशिकाओं के अंदर ये घुल जाता है। घुलने से दोनों द्वार कोशिकाओं में डीपीडी बढ़ जाता है, यानी परासन सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि वो पास की कोशिकाओं, जो सहायक कोशिकाएं, उनसे जल को पराश्रित करता है, अंदर लेता है, अंतःपराशन करता है। अंतःपराशन करने से द्वार कोशिकाएं फूलने लगती है और फूलकर क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, और स्फीत होने पर विभिन्न ने बताया रंध्र खुल जाते हैं। तो इस तरह से रंध्र खुलते हैं, ये जेडी मायरे ने बताया। रात्रि के समय प्रकाशन क्रिया नहीं होगी, CO2 वापस मुक्त हो जाएगी, pH जो है वो वापस कम हो जाएगा। pH कम होगा तो ये क्रिया उल्टी चलेगी, उल्टी चलकर वापस मंड बन जाएगा। मंड पानी में घुलता नहीं है तो वहां द्वार कोशिकाओं में जल ज्यादा हो जाएगा, जल ज्यादा हो जाएगा तो जल जो है वो द्वार कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में जाएगा, तो द्वार कोशिकाएं पिचक जाएगी, स्लत हो जाएगी। स्लत होने से दोनों आंतरिक भित्तियां पास में आ जाएगी और रंध्र बंद हो जाते हैं। अभी बंद होता है, स्लत होता है तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार रात्रि के समय ये वापस ये द्वार अपने जो द्वार कोशिकाओं में भित्तियां नजदीक आएगी और रंध्र बंद हो जाएगा। तो दिन के समय खुलता है, क्यों खुलता है, रात्रि के समय बंद होता है, क्यों होता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा सिद्धांत स्टीवर्ट का, स्टीवर्ट वैज्ञानिक ने, स्टीवर्ट परिकल्पना कहलाती है। स्टीवर्ट ने केवल इसको ही आगे बढ़ाया, नई चीज कुछ नहीं बताई, इसको ही आगे बढ़ाया। उसने कहा कि ये सब चीजें ठीक है, ये मांड जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट बदलता है, वो कहता है कि इसके आगे की भी क्रिया चलती है। आगे क्या क्रिया चलेगी, ग्लूकोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज दोनों इसकी तुलना में ज्यादा जल में घुलनशील है। ज्यादा घुलनशील है तो बहुत ज्यादा घुलेंगे, तो क्या करेंगे, द्वार कोशिका में सांद्रता और ज्यादा बढ़ाएंगे, डीपीटी को और बढ़ाएंगे, जिससे पास की कोशिकाओं से
जल फटाफट आएगा और वो कोशिकाएं जल्दी स्फीत हो जाएगी। केवल इसने इतना ही चेंज बताया। इसने तो कहा कि मन से यही बनता है, लेकिन स्टीवर्ट ने कहा कि मन से ये तो बनता ही है, ये आगे और चेंज होता है। यहां से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट और फिर ग्लूकोज बनेगा। तो ये तो खत्म हो गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज जो रहेगा वो जल में अधिक घुलनशील होता है, और जल में जब अधिक घुलनशील होता है तो क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। ज्यादा घुलने से द्वार कोशिकाओं में सांद्रता बढ़ेगी, एनडीपीटी बढ़ेगा, तो पास की कोशिकाओं से ज्यादा और जल्दी से जल जो है वो ग्रहण किया जाएगा और जल्दी स्फीत हो जाएगी। जब स्फीत हो जाएगी तो रंध्र खुल जाएंगे और वापस रात्रि के समय उल्टी क्रिया होगी, वही वापस जो है वो रंध्र बंद हो जाएंगे द्वार कोशिकाओं के स्खलित होने के कारण। दो चीजें ये हो गई। तीसरी नंबर जो एक इंपॉर्टेंट, जो आज भी ज्यादा विश्वसनीय है, इसको ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, वो तीसरा नंबर सिद्धांत ज्यादा मान्य आज की तारीख में जो सर्वमान्य है वो है पोटेशियम आयनों का स्थानांतरण का सिद्धांत। पोटेशियम आयनों, सक्रिय पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण का सिद्धांत, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिक, एक मोरा मेमो, एक फ्यूजिनी, दोनों ने बताया। और उन्होंने क्या किया, और बाद में जो है अपने जो एक वैज्ञानिक दूसरा, उसने उसको रूपांतरित भी किया। दो वैज्ञानिक, एक तो इमामुरी और फ्यूजिनी, इन दोनों ने इसको बताया। और ये सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसको ज्यादा अभी आज की तारीख ज्यादा सर्वमान्य भी है। ये कहता है कि ये द्वार कोशिकाएं है, ये दो द्वार कोशिकाएं हैं, इसके चारों तरफ ये सहायक कोशिकाएं है, इसमें ये इस तरह के हैं। ये कहते हैं कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उस समय इन कोशिकाओं के अंदर मैलिक अम्ल बनता है। इन कोशिकाओं में मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल बनता है। ठीक है, दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है उस समय इन दोनों द्वार कोशिकाओं के अंदर मैलिक अम्ल बनता है। ये मैलिक अम्ल जो है क्या होता है, आयनित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे मेलेट आयन बनते हैं, मेलेट आयन प्लस H+ हाइड्रोजन आयन। ये यहां पर द्वार कोशिकाओं में दिन के समय ये क्रिया होती है, मेलेट आयन बने और हाइड्रोजन आयन बने। यहाँ पास की कोशिकाओं में पोटेशियम आयनों का यहाँ पर स्थानांतरण होता है। पोटेशियम आयन यहाँ से सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में जाते हैं, क्योंकि हमेशा उसके अंदर जो आयन की सांद्रता का संतुलन हमेशा समान बना रहता है, कभी टूटता नहीं है। तो जितने पोटेशियम आयन यहाँ से यहाँ जाएंगे उतने हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ जाएंगे, जितने यहाँ से कितने भी जाएंगे, जितने हाइड्रोजन बाहर जाएंगे उतने पोटेशियम आयन द्वार कोशिका के अंदर जाएंगे। द्वार कोशिका में जैसे पोटेशियम आयन गए तो वहां पर मैलिक आयन जो है, मेलेट आयन पहले से विद्यमान है, मेलेट आयन प्लस पोटेशियम दोनों संयुक्त हो जाएंगे और क्या बना देंगे, पोटेशियम मेलेट बना देते हैं, पोटेशियम मेलेट बना देते हैं। ये पोटेशियम मेलेट यहाँ पर दोनों द्वार कोशिकाओं में रहेगा। ये जल में घुलनशील, यहाँ पर जो जल है जीव द्रव्य के अंदर, उस जल के अंदर घुलेगा। जल के अंदर घुलने से इसमें वही सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ने से यार क्या हो जाएगा, डीवीडी अधिक हो जाएगा, जल की मांग होगी, तो पास की कोशिकाओं से जल अंदर की तरफ, सहायक कोशिकाओं से जल अंदर की तरफ परासित होगा। तो जो परासित होगा दोनों द्वार कोशिकाएं फैलेगी, फैलकर स्फीत होगी, टर्जिड होगी, और जिस समय टर्जिड हो जाएगी, स्फीत होगी, उस समय रंध्र खुल जाएगा। तो रंध्र उस समय खुल जाता है। ठीक है, ये वापस इसको एक बार समझ लें कि जो ये अपने दो वैज्ञानिकों ने इसको ये बताया कि इसके अंदर द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स के अंदर पहले से ही दिन के समय सूर्य के प्रकाश होता है, उसमें प्रकाश संक्रिया होती है, उस समय मैलिक अम्ल बनता है। वो मैलिक अम्ल आयनित हो जाता है, टूट जाता है, आयनाइज्ड होकर मेलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है।
हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर निकलेंगे और बदले में पोटेशियम आयन किसमें, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स दोनों के अंदर यहां पर ट्रांसफर होंगे। द्वार कोशिकाओं से पोटेशियम आयन, द्वार कोशिकाओं से तो हाइड्रोजन आयन सहायक कोशिकाओं में जाएंगे, सहायक कोशिकाओं से उतने ही पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे। इसलिए कहते हैं इसको सक्रिय एक्टिव हाइड्रोजन आयन के स्थानांतरण, इनका स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे, अंदर मेलेट आयन है, मेलेट आयन से पोटेशियम आयन क्रिया करेंगे, पोटेशियम मेलेट बनाएंगे। पोटेशियम मेलेट यहाँ पर इसके अंदर घुलनशील होता है जल के अंदर, तो यह घुल जाएगा। घुलने से यहाँ पर परासन सांद्रता बढ़ेगी, यानी डीपीटी बढ़ेगा। डीपीटी बढ़ेगा तो पास की कोशिकाओं से जल अंदर की ओर परासित होगा। जैसे अंदर की ओर परासित होगा, कोशिका फूलेगी और इसकी स्फीति यानी टर्जिडिटी दोनों की बढ़ेगी। जब कोशिका स्फीत हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, उस समय रंध्र खुल जाता है, तो रंध्र खुल जाता है। फिर रात्रि के समय क्या होता है, प्रकाश क्रिया होती नहीं है, CO2 जो है वो काम में आती नहीं, ज्यादा हो जाती है, पीएच चेंज हो जाएगा, पीएच और कम हो जाता है। उस समय वापस उल्टी क्रिया होती है। उल्टी क्रिया क्या होगी कि यहाँ वही जो है आयन वापस चेंज होगा, पोटेशियम जो अपने पोटेशियम यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, जो पोटेशियम मेलेट है वो टूटेगा और पोटेशियम आयन बाहर और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आने से कोशिकाओं के अंदर द्वार कोशिकाओं में वापस मैलिक अम्ल बन जाएगा। ये मैलिक अम्ल जो है वो किसमें बदल जाता है, उसी समय मंड या स्टार्च में बदल जाता है। और मंड या स्टार्च में बदलने के कारण मंड स्टार्च जो है वो जल में घुलता नहीं है, घुलता नहीं तो यहाँ पानी की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने से पानी यहाँ से अपनी गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिका से कहा जाएगा, सहायक कोशिकाओं में जाएगा। यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये द्वार कोशिकाएं धीरे धीरे शिथिल होते जाएगी, शिथिल होकर पिचक जाएगी यानी सड़क फ्लैसिड हो जाएगी और उस समय रंध्र बंद हो जाता है। तो इस तरह रात्रि में और दिन में इस तरह ये रंध्र बंद और खुले होते हैं। ठीक है, तो बंद होना खुलवाना केवल कोशिका के स्फीत दिन के समय और स्फीत होने पर यानी टर्जिड होने पर रंध्र खुलते हैं। रात्रि के समय या कोशिका द्वार कोशिकाओं के फ्लैसिड होने पर, स्लत होने पर या पिचक जाने पर रंध्र बंद रहते हैं। अब कैसे स्फीत होगी, कैसे स्लत होगी, वो तीनों ने अलग अलग चीज बता दी। ठीक है, ये तीन सिद्धांत इस तरह से यहाँ पर इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म को बताते हैं। अब इसके बाद में एक चीज आती है, इसका वाष्पोत्सर्जन ट्रांसफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। वैसे तो ये क्या है कि एक जो क्या कहते हैं नेसेसरी एविल्स है, क्योंकि ऐसी क्रिया जो होनी भी है, बुराई भी है, लेकिन होनी जरूरी है। पानी की तो आवश्यकता होती है, ये इससे पानी उठता है तो उल्टी चीज हो गई, लेकिन फिर भी ये जरूरी है होना। कुछ खोने के लिए लेना पड़ता है तो जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहला तो ये कि अपने एसेंट ऑफ 6 पढ़ा था रसारोहण। रसारोहण के अंदर वाष्पोत्सर्जन कर्षण या खिंचाव, जिसको ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, वो ट्रांसपायरेशन पुल किससे बनता है, इसी क्रिया से बनता है। तो ये क्रिया होगी जब ट्रांसपायरेशन पुल बनेगा तो रसारोहण होगा। एसेंट ऑफ, तो नीचे का पानी और लवण घुले हुए वो पत्तियों तक पहुंचेंगे। तो पहला नंबर तो इसका महत्व है कि रसारोहण के लिए वाष्पोत्सर्जन कर्षण होना आवश्यक है, तभी होगा, नहीं तो रसारोहण नहीं होगा। क्योंकि मेन जो बात अपने बताई थी वो इसी का बताई थी। तो ये पहला नंबर ये। दूसरा नंबर क्या है कि पत्तियों से जब पानी उठता है तो पत्तियां कुछ उसमें तापक्रम की कमी आती है। तो पत्तियां जो है ज्यादा गर्मी होती है उस समय पानी पर उड़ेगा तो उसमें पानी की कमी आएगी, तापक्रम की कमी आएगी, तो पत्तियों को ठंडक पहुंचाती है। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो कुछ मेन बात जो है रसारोहण की ही मेन बात है इसके। अब इसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो चीजें और इम्पोर्टेंट आती हैं। एक तो बिंदु स्त्राव घटिशन, बिंदु स्त्राव घटिशन। बिंदु स्त्राव नाम से मालूम पड़ता है, बिंदु का मतलब बूंद, ड्रॉप, स्त्राव का मतलब बाहर निकलना, बूंद के रूप में बाहर निकलना, किसकी, जल की बूंद के रूप में, तो बिंदु स्त्राव इंग्लिश में कहते हैं घटिशन। ये क्या क्रिया होती है, अपने कई बार देखते हैं कि गर्मियों के समय में वर्षा कुछ नहीं हो रही है, लेकिन सुबह सुबह अगर लॉन में से निकले या घास में से निकले तो पैर गीले हो जाते हैं। तो देखा कि पैर गीले कैसे हो गए, कोई बरसात आई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ओस नहीं पड़ रही, कुछ भी नहीं, तो जो है पैर गीले हो गए। तो वो किसके कारण से,
बिंदु स्त्राव गठेशन के कारण, क्योंकि जो घास की जातियां हैं वो है, कुछ आलू है, अरवी है, अपने बड़ा फिल्म है, यानी नास्ट्यूशियम है, इन पौधों के अंदर कुछ पौधों में यह क्रिया होती है, घास में ज्यादा होती है। तो ये क्रिया क्या होती है कि पौधे की पत्तियों के किनारों से, पौधे की पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में जल बाहर निष्कासित होता है, तो उस क्रिया को बिंदु स्त्राव या गठेशन कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया? पौधे के पत्तियों के किनारे से जल बूंदों के रूप में स्त्रावित होता है, तो उसको कहते हैं बिंदु स्त्राव या गठेशन कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये जो अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोथॉट्स, जल रंध्र होते हैं, जल रंध्र, उनके द्वारा, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोथॉट्स, जल रंध्र या हाइड्रोथॉट्स, इसके द्वारा होते हैं। क्या होता है जल रंध्र? कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहां पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो छिद्र जो है वो जल छिद्र कहते हैं, और पूरा जो उपकरण बना हुआ वो जल रंध्र या हाइड्रोथॉट्स कहलाता है। उसके अंदर जो छिद्र बना हुआ है वो जल छिद्र, वाटर एपर्चर कहलाता है। उसकी जो कोशिकाएं होती है, जैसे अभी अपन ने देखा रंध्र में जो अपने द्वार कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल्स, उसकी तरह नहीं होती है। ये कोशिकाएं निश्चित होती है। निश्चित होने के कारण क्या है, इनके अंदर कोई फैलना सिकुड़ना नहीं होता, तो जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, पानी निकले या नहीं निकले तो हमेशा रंध्र खुले, जल रंध्र। इस जल रंध्र के अंदर की तरफ देखेंगे अपन पत्ती के किनारे पर, तो अंदर की तरफ कुछ कोशिकाओं, मृदुतक कोशिकाएं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की समूह होंगे, ग्रुप्स होंगे खूब सारे, और वो लूजली अरेंज होगी। उन कोशिकाओं को कहते हैं एपिथेम, एपिथेम उत्तक या एपिथेम सेल्स, एपिथेम कहते हैं। एपिथेम के नीचे जो शिराएं होती है, उन शिराओं के अंदर जो जाइलम की वाहिकाएं होती है, वो वाहिकाएं आकर खुलती है, यानी ये वाहिकाएं इस तरह से यहाँ पर आकर खुलती है, और यहीं पर कुछ कोशिकाएं बनी रहती है, और यहाँ जो है ये छिद्र होता है, ये पूरी पत्ती इस तरह से। तो ये छिद्र किनारे के ऊपर, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर किनारे कहीं भी हो सकते हैं, तो ये एपिथेम सेल्स होते हैं। तो जल यहाँ से निकलता है, निकलकर इनके पास में, क्योंकि लूजली अरेंज है, लूजली होने से क्या, बीच के अंदर अंतर्कोशिकीय स्थान बहुत है, यहाँ से निकलकर इस रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर वाष्प बनने की जरूरत नहीं है, बूंद के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये क्या कहलाता है? जल रंध्र या हाइड्रोथॉट्स कहलाता है। और इसमें ये जो छिद्र बीच में एपर्चर बना, वो वाटर एपर्चर या जल छिद्र, इससे जो बूंद के रूप में निकलती है, तो इस तरह बूंद के रूप में बाहर निकलेगी। अब ये क्रिया कब होती है? तो ये क्रिया कब होती है? 2-3 स्थिति इसकी। सबसे पहली बात तो जब जल अवशोषण अधिक होता है उस समय होती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन कम होता है तब होता है। और तीसरा, मूल दाब, रूट प्रेशर, वो अधिक होता है। तो सुबह सुबह वाष्पोत्सर्जन क्या है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है नहीं, तो बहुत कम होगा। जल अवशोषित होकर आ रहा है, किसके द्वारा? मूल दाब के द्वारा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कर्षण तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा है, तो रसायन से नहीं होगा, लेकिन मूल दाब से होगा। मूल दाब से पानी जो है वो 20 मीटर तक चढ़ता है, तो घास तो बहुत छोटी है, तो वहां पर पानी चढ़ेगा। एक्चुअल में क्रिया मूल दाब से होती है। मूल दाब में जल जो है वो जाइलम तक आता है, जाइलम से फिर क्या है, पत्तियों के में जो शिराएं है वहां से आएगा, और यहाँ से आकर पूरा और यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 स्थिति ध्यान रखनी है। कब होता है? जब और जल अवशोषण अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, और मूल दाब अधिक होता है, उस समय ये क्रिया ज्यादा होती है, तो उस समय ये होगी। चौथी बात, इसके अंदर जो बूंद निकलती है वो केवल जल नहीं है। जैसे वाष्पोत्सर्जन में तो वाष्प निकलती है, उसको ठंडा करोगे तो केवल प्योर H2 है, कुछ नहीं है उसके अंदर दूसरी चीजें, ठीक है ना, कोई लवण वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर इसको अपन देखेंगे, बूंद निकलती है, इस बूंद के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, अकार्बनिक लवण भी होंगे, ठीक है ना, उसका बना होगा, ये प्योर पानी नहीं है। अगर उस पानी को सुखाओगे बाहर लाकर, तो नीचे कुछ जमेगा, जमाव मिलेगा। क्या मिलता है वो? उनको देखा गया तो देखा गया कि कुछ कार्बनिक पदार्थ है और कुछ अकार्बनिक लवण भी है। तो बिंदु स्त्राव से निकलने वाला जल जो है वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें और ध्यान रखनी है। तो इसमें 3-4 बातें
बिंदु स्राव क्या होता है कि बिंदु स्राव का मतलब बूंदों के रूप में जल निकलना। कहाँ से? पत्तियों के किनारे से। तो कुछ पौधों की पत्तियों के किनारों से जल बूंदों के रूप में स्रावित होता है या निष्कासित होता है, उसको क्या कहते हैं? बिंदु स्राव। किसके द्वारा होता है? जल ग्रंथों के द्वारा। कब होता है? जब जल अवशोषण अधिक हो, वाष्पोत्सर्जन कम हो, मूलदाब अधिक हो। और बिंदु जो जल निकलता है उसमें क्या होता है? जल होता है, जल के साथ में कार्बनिक लवण, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण भी होता है। ठीक है, ये बिंदु स्राव में ध्यान रखोगे। एक चीज और आती है रस के अंदर, रस स्राव। रस स्राव, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, रस स्राव या रस स्रण। ब्लीडिंग क्या होती है? रस स्राव या इंग्लिश में कहते हैं ब्लीडिंग क्या होती है? अपन देखते हैं कई बार जो है साधारण रूप से आजकल नहीं होता है, पहले जो है वो जैसे रबड़ प्राप्त करना है पौधों से, तो रबड़ प्राप्त करने के लिए क्या है कि शाम को जाकर और पौधे के ऊपर कई सारे कट लगा देते हैं। कट लगाकर और नीचे उसके हांडी लगाकर छोड़ देते हैं। एक दिन बाद, 2 दिन बाद जाकर देखते तो उस हांडी के अंदर रबड़ का जो पदार्थ है जिसको लेटेक्स या शीर कहते हैं वो उसके अंदर भर जाता है। उसको लाकर और उसका वल्कनाइजेशन करके और रबड़ बनाते थे। लेकिन वो प्राकृतिक रबड़ चलता नहीं है, इसलिए आजकल वो बंद हो गया। तो वो क्रिया क्या है? रस स्त्रोणी है वो। रस स्त्रोण का मतलब क्या है कि पौधा, कोई भी पादप है, उस पादप के तना है, उस तने को क्षतिग्रस्त भाग या उसके कटे हुए भाग से जब कुछ पदार्थ बाहर स्रावित होता है, निकलता है, कुछ पदार्थ, जल नहीं होता, केवल जल नहीं होता, कुछ पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है, लिक्विड तरल पदार्थ बाहर निकलता है, उसको कहते हैं रस स्राव। रस स्राव, रस यानी कि जल और उसमें घुले हुए पदार्थ, स्राव का मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? रस स्राव। यानी क्या मतलब हो गया कि कुछ पादपों में तने पर कट लगाने, कटे हुए भाग या क्षतिग्रस्त भाग से, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त भाग से कुछ रस यानी कि जल में घुले हुए कैसे पदार्थों का रस जो है बाहर निष्कासित होता है, उसको कहते हैं रस स्राव क्रिया, रस स्राव कहलाता है। ये रस स्राव कुछ ही पौधों में होता है और कुछ ही पौधों में उसका जैसे गोंद है, गोंद का जो मतलब देखते हैं अपन, गोंद के अंदर भी क्या करते हैं, तने के ऊपर कट लगाते हैं, कट लगाने से गोंद बाहर निकल कर वो सूख जाता है, सूख कर और वहां पर उसका जो है वो सॉलिड बन जाता है, उस सॉलिड को हटा लेते हैं, तो वो भी क्या है? रस स्राव है। क्योंकि उसमें पानी होता है लेकिन पानी बहुत कम होता है, सूख जाता है बाहर आते, सूखने से वो ठोस बन जाता है और सॉलिड बनने पर उसको अलग लेकर गुंद को इकट्ठा कर लेते हैं। जितने भी गुंद इसी तरह से प्राप्त आज भी किए जाते हैं, तो वो रस स्राव है, तो रस स्राव क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से सारा पूरे चैप्टर की सारी चीजें, वाष्पोत्सर्जन और संबंधित सारी चीजें होती, बहुत बहुत